हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज का जो सेशन है वो है प्रैक्टिस 3 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे ये सारे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो ये जो सीरीज चलाई जा रही है वो स्पेशल की अगर मैं बात करूं तो केवल लेखपाल के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? तो लेखपाल के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें तो किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे तो यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप पिछली वीडियो को विजिट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से क्या हो तो मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, ठीक है, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाँव में होती है। ठीक है, बहुत बड़ी लाइन है और इसको कहने का तात्पर्य ये है कि जितना आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे उतने आप मजबूत बनेंगे। लेकिन अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपका जो मजबूत होगा या फिर ज़िंदगी को झेलने का तरीका होगा या सहने का जो तरीका होगा, सहन शक्ति जो होगी वो आपके अंदर नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि जो पेड़ छाँव में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी परवरिश छाया में होती है, वो क्या करते हैं, अक्सर मुरझा जाते हैं, मतलब वो जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, उन्हें तोड़ना आसान होता है। लेकिन जो ज़िंदगी की तपिश को सहन कर लेता है, ठीक है, संघर्ष को सीख लेता है, ठीक है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ऐसे तो होता ही रहेगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या शानदार क्वेश्चन है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन है कि 1917 का, यहाँ पे खाली स्थान, सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय लोकतंत्र आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो हमें बताना है कि वो कौन सा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि खेड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भारत छोड़ो, सी कह रहा है नागरिक अवज्ञा और डी कह रहा है कि चंपारण। अगर हम बात करते हैं 1917 में तो वो चंपारण सत्याग्रह था बिहार के, ठीक है, बिहार के यहाँ। तो इज द राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। ठीक है, पहला सत्याग्रह है इनका। लेकिन अगर पहला सत्याग्रह की बात करेगा और भारत अगर उसमें नहीं रहेगा, ठीक है, भारत अगर उसमें नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, क्या है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। हमें बताना है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्री कालहस्ती, बी कह रहा है तिरुपति, सी कह रहा है हम्पी और डी कह रहा है कि भद्राचलम। ठीक है, भद्राचलम। अगर हम बात करते हैं किसका, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हम्पी में। कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा हम्पी। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया था। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नरसा नायक, बी कह रहा है कृष्णदेव राय, सी कह रहा है अच्युत राय और डी कह रहा है कि वीर नरसिंह। अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी, तो वो रखी थी वीर नरसिंह ने। कौन रखे थे? वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया था, किसने शुरू किया था। ठीक है, पहले शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बंगाल और बिहार में, बी कह रहा है उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, सी कह रहा है गुजरात में, डी कह रहा है कि राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो इसका क्या हो जाएगा,
अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल और बिहार में सबसे पहले शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बंगाल और बिहार। लगे हाथ आप ये बता दीजिए कि बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था, ठीक है, कब अलग किया गया था, सन बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। हमें बताना है कि जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों का गठन हुआ था वो किसके अनुदान मतलब वो कौन सा आयोग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुदालियर आयोग, बी कह रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, सी कह रहा है कोठारी आयोग और डी कह रहा है कि सर्जेंट आयोग। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो हमें वो अनुच्छेद बताना है, आर्टिकल बताना है जिसकी चर्चा, ठीक है, जिसकी चर्चा की गई है किस अनुच्छेद में, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसका गठन किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 122, बी कह रहा है कि 172, सी कह रहा है 178 और डी कह रहा है कि 315। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल नंबर 315। आर्टिकल 315 के अंतर्गत भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ओके, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद इकाइयों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। हमें बताना है क्या चीज़ अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, ठीक है, किसका, संसद के सदस्यों की। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, बी कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, सी कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और डी कह रहा है कि निर्वाचन आयोग। अगर हम बता दें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। कौन निर्णय लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति से विवादित अगर कोई मैटर है, ठीक है, जो चुनाव होता है तो वो निर्णय कौन लेता है, तो तब आ जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में अगर ऐसा कुछ है तो वो भारत के राष्ट्रपति लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत, सी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी कह रहा है बाबू जगजीवन राम और डी कह रहा है कि मोरारजी देसाई। अगर हम बात करते हैं प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या यह प्रस्तावना से, बी कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य से, सी कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और डी कह रहा है कि मौलिक अधिकार। अगर हम बात करते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भारत के किस संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बता दें मौलिक अधिकार के तहत हम 5 तरह के बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकते हैं, ठीक है, 5 रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। वो 5 रिट कौन कौन सा है आप बता दीजिएगा। अगर हम बात करें अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर अपने राज्य में हाई कोर्ट जाना होता है तो 226 का प्रयोग करके हम अपने मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ हम जिस भी आप स्टेट से हैं तो 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो 226 का प्रयोग करिएगा, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, ठीक है, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करिएगा, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 है कि प्रतिवर्ष भारत में
राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस दिन या खाली स्थान को मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। क्या है? तो जारी होने का प्रतीक है। हमें बताना है कि वो दिन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 26 जून है, बी कह रहा है कि 24 अप्रैल है, चलिए सी कह रहा है कि 12 अगस्त है और डी कह रहा है कि 23 सितंबर है। अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल का वो दिन था जब भारत राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इस सेशन में मैं आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और 11 करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन कि जिन्हें प्रेम मिला, क्या है? तो जिन्हें प्रेम मिला उन्होंने प्रेम में कविताएं लिखी। जिन्हें प्रेम मिला उन्होंने प्रेम में कविताएं लिखी, और जिन्हें प्रेम नहीं मिला उन्होंने कविताओं में प्रेम लिखा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेम सबको मिले ऐसा हो नहीं सकता, और जिसको मिल रहा है अगर वो कद्र नहीं कर रहा है तो उससे अभागा कोई हो नहीं सकता, है कि नहीं। चलिए तो समझिए बाबू। अगला क्वेश्चन 11 है कि प्रेयरी, ठीक है, और स्टेपीज दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पे खाली स्थान है, किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर्द्र भूमि है, बी कह रहा है कि घास के मैदान है, सी कह रहा है कि सवाना है, और डी कह रहा है कि उद्दीच्य वन है। अगर हम बात करते हैं 11 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों कैसी हैं, तो ये दोनों घास के मैदान है। कैसे हैं? घास के मैदान है। कौन सा? प्रेयरी और स्टेपीज दोनों कैसे हैं, तो घास के मैदान है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? उत्तरी पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है, पिंडाकिनी के नाम से पिनाकिनी नहीं होता, पिंडाकिनी होता है, ठीक है। तो उत्तरी पिंडाकिनी के नाम से जानी जाती है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कावेरी, बी कह रहा है ब्राह्मणी, सी कह रहा है वैगई, और डी कह रहा है कि पेन्नार। तो कहाँ की बात हो रही है? उत्तर की बात हो रही है, ठीक है। अगर उत्तर की हम बात करते हैं तो नदी कौन सी हो जाएगी, तो नदी हो जाएगी पेन्नार। कौन सा हो जाएगा? पेन्नार। राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हैदराबाद, बी कह रहा है कि नागपुर, सी कह रहा है कि हरियाणा, और डी कह रहा है कि पंजाब में। भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका नागपुर में। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये कूट वाला क्वेश्चन होते हैं कि निम्नलिखित को मिलाइए। ये यहाँ पे ए कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है। बी कह रहा है कि परीक्षा बांध, और सी कह रहा है कि गोविंद सागर बांध, और डी कह रहा है कि जामिनी बांध। यहाँ पे दिया है जामिनी नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदी, और फिर कह रहा है कि शहजाद नदी। हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखिएगा 14 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत बांध की अगर हम बात करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? रिहंद नदी। कौन सा हो जाएगा? रिहंद नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? रिहंद नदी पे। वही परीक्षा बांध की अगर हम बात करते हैं, तो यह बना हुआ है बेतवा नदी पे। कहाँ बना हुआ है? बेतवा नदी पे। उसके बाद गोविंद सागर बांध की अगर बात करते हैं, तो शहजाद नदी पे बना हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं जामिनी बांध की, तो यह कहाँ बना हुआ है? जामिनी बांध पे बना हुआ है। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। याद रखिएगा 23, 41 है, ठीक है। अब आइए हम लोग कूट को देखते हैं,
और बताते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 2341 हम बोले थे, तो राइट ऑप्शन हम लोगों को पहले में ही मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2341। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोगों का मिलान ही वाला है। चलिए देखिए, इसमें दिया है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा सूची 1, यहाँ पे दिखेगा सूची 2, यहाँ पे है तेल शोधक कारखाना और यहाँ पे आपको दिखेगा राज्य। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा कहाँ है। ए कह रहा है कि ताती पाका, बी कह रहा है कि कोयली, सी कह रहा है नागपट्टिनम और डी कह रहा है कि नुमालीगढ़। अगर हम बात करते हैं कि यह कहाँ कहाँ, ये सारे के सारे कैसे हैं, तो सारे के सारे तेल शोधक कारखाने हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा किस राज्य में है। तो ताती पाका की अगर हम बात करते हैं तो यह हो हमारा कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। वहीं अगर कोयले की बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा। कोयले की बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का नागपट्टनम है, तो यह कहाँ हो जाएगा, नागपट्टनम है हम लोगों का तमिलनाडु में। और नुमालगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यह असम में हो जाएगा। देखिएगा 3 1 2 4, ठीक है, 31 और 24 हम लोगों का आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग कूट देखते हैं, कूट का मिलान करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2 1 नहीं होगा, 31 24, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 1 2 4, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम बोलते हैं नाबार्ड, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी नाबार्ड की स्थापना। अभी आप बताइएगा हमें कमेंट में कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1959 में किया गया, 69 में किया गया था। बी कह रहा है कि 1975 में किया गया था। सी कह रहा है कि 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और डी कह रहा है कि 1990 में किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 जुलाई 1982 को किया गया था। कब किया गया था, 12 जुलाई 1982 को किया गया था। अब इसका हमें आप लोग बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। हिंदी वाला नहीं, जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ये नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर क्या है तो चुनना है। यहाँ दिया है सूची 1, यहाँ दिया है सूची 2, यहाँ पे दिया है योजनाएं और यहाँ दिया है प्रारंभ वर्ष। ठीक है, तो कौन सी योजनाएं किस वर्ष शुरू की गई थी हमें बताना है। चलिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ए में बोल रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज किस वर्ष शुरू किया गया था। बी कह रहा है कि मुस्कान स्कीम, सी कह रहा है मिशन इंद्रधनुष और डी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। अगर बात करते हैं 2014, 2020, 2018 और 2021, तो हमें बताना है कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो यह शुरू किया गया था कब, तो यह शुरू किया गया था आपका 2020 में। कब शुरू किया गया था, 2020 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। अब आते हैं मुस्कान स्कीम। मुस्कान स्कीम कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 2021 में। 2021 में क्या शुरू किया गया था, मुस्कान स्कीम। अब आते हैं इंद्रधनुष मिशन। इंद्रधनुष की अगर हम बात करते हैं तो इसको स्टार्ट किया गया था 2014 में। 2014 में मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था। और प्रधानमंत्री जन आयोग योजना की अगर हम बात करते हैं, जन आयोग की योजना की अगर बात करते हैं तो 2018 कब किया गया था, 2018 में किया गया था। इसलिए हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो
हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। ठीक है, 24 13, 24 13। अब आते हैं कूट में, 24 13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 की भारतीय पेमेंट कानून लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था? क्या भारतीय पेमेंट कानून? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1970 में, बी कह रहा है कि 1971 में, सी कह रहा है कि 1972 में और डी कह रहा है कि 1973 में। अगर हम बात करते हैं कि यह कब लागू हुआ था, क्या भारतीय पेमेंट कानून, तो यह कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब हुआ था? 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? सेज कहते हैं। ठीक है, क्या है? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से जिसे जाना जाता है, वो कब घोषित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अप्रैल 2000 में, बी कह रहा है कि अप्रैल 2001 में, सी कह रहा है कि अप्रैल 2002 में और डी कह रहा है कि अप्रैल 2003 में। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अप्रैल 2000 में इसको शुरू किया गया था। क्या? सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, जिसे हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, जिसे सेज के नाम से जानते हैं। चलिए राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या 82.14%, बी कह रहा है कि 73.0% और सी कह रहा है कि 65.46% और डी कह रहा है कि 75.14%। तो हमें बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना रहा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना रहा था? 73.0%, मतलब 73%। कितना हुआ? 73%। ठीक है, आंकड़े के पास है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। ठीक है, कोटेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि विश्वास का पौधा लगाने से पहले, क्या है? विश्वास का, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं ना, हर कोई विश्वासघात कर रहा है। यहाँ तक कि बीवी भी कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, माता पिता भी कर रहे हैं। मतलब आज के डेट में हम किस पे विश्वास करें हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी के लिए बोला गया है कि विश्वास का पौधा लगाने से पहले ज़मीन जरूर परख लेना। ठीक है, विश्वास का पौधा लगाने से पहले ज़मीन जरूर परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, तो जिस इंसान पे आप विश्वास कर रहे हैं उसे ज़रूर परख लीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान विश्वास के पात्र नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने जीवन में अभी से उतार लीजिए। हो सकता है कि आगे चल के आपको इससे बहुत ही लाभ मिले। लोग आपको ये बोल सकते हैं कि आप शक की नज़र से देखते हैं सबको। ठीक है, मैं शक नज़र से देखता हूँ, चलेगा, लेकिन मेरा फैसला गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा देख के अगर करेंगे तो चोट कम। जैसे होता है ना कि अगर हम रास्ते में ऐसे ही जा रहे हैं तो जब हमें ठोकर लगती है ना तो ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो थोड़ी चोट हमें क्या होगा? कम लगेगा। चोट लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? रेबीज, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छिपकली, बी कह रहा है गिलहरी, सी कह रहा है कबूतर और डी कह रहा है कि कुत्ता। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सब लोग जानते हैं, कुत्ता। जब भी कुत्ता काटता है तो रेबीज फैलता है। ठीक है, और ये आपको हम बता दें कि अगर आपको जब भी कुत्ता काटे आप जाके तुरंत रेबीज का इंजेक्शन ले लीजिएगा, नहीं तो ये होता है ना कि बहुत सालों के बाद ये क्या होता है? दिखाई देता है। और जब
रेबीज दिखाई देता है, अगर एक बार शुरू हो गया ना तो आपको बचाना लगभग मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है। अगर ट्रीटमेंट हो तो हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा कम चांस है, ठीक है। अगर हम कहें तो 1 या 0.001% चांस होता है बचने का, बाकी ये है कि आप नहीं बच पाएंगे। तो समय रहते अगर कुत्ता आपको काटता है या नाखून उसके लगते हैं तो आपको जाके क्या करना है, सबसे पहले रेबीज का इंजेक्शन लेने ला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। हमें बताना है कि हृदय की धड़कन और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। बी कह रहा है कि मेरु रज्जु, सी कह रहा है कि मेरु तंत्रिकाएं, और डी कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तो इसके साथ बहुत लोग जाएंगे पीयूष ग्रंथि के साथ, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि एक कंपित हार्टेज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग यहाँ खाली स्थान तरंग गति का उदाहरण है, किस गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, बी कह रहा है कि अनुप्रास्थ अनुदैर्घ्य का संयोजन, सी कह रहा है कि अनुदैर्घ्य, और डी कह रहा है कि अनुप्रास्थ। अगर हम बात करते हैं 23 का कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, कैसा, लाल, ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पेलाग्रा, बी कह रहा है कि थायराइड, और सी कह रहा है एमीनिया, और डी कह रहा है कि केसन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, तो किसके थ्रू होता है यह रोग, तो यह होता है पेलग्रा के ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रोग कौन सा है, पेलग्रा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उनकी क्रिस्टलीय संरचना समान होती है, बी कह रहा है कि उनकी कठोरता की मात्रा समान होती है, सी कह रहा है कि उनकी विद्युत चालकता समान होती है, और डी कह रहा है कि उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि सामंतवादी कृषि प्रणाली, ठीक है, फ्यूडियल सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मालिक स्वयं खेती करते हैं, बी कह रहा है कि मालिक भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी होते हैं पर खेती नहीं करते, सी कह रहा है कि इनमें मशीनों का अधिक उपयोग होता है, और डी कह रहा है कि यह सरकार द्वारा चलाई जाती है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, मालिक भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी होते हैं पर खेती वो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, औरों से खेती कराते हैं, वो होते हैं सामंतवादी कृषि प्रणाली, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की बुनियादी इकाई किसे माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जिला को, बी कह रहा है कि विकास खंड जिसे ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, प्रखंड कहते हैं, फिर तहसील को, या ग्राम पंचायत को। अगर हम बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी इकाई किसे कहते हैं, विकास की बुनियादी इकाई किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ब्लॉक हो जाएगा, जिसे
प्रखंड भी बोलते हैं, ब्लॉक हो जाएगा विकास खंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकास खंड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। खंड स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पर विकास प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है, कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तहसीलदार होता है, बी कह रहा है कि खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है, सी कह रहा है कि ग्राम प्रधान होता है और डी कह रहा है कि लेखपाल होता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो विकास खंड अधिकारी होता है जिसे बीडीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीडीओ। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या बोलते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है वीडियो, ठीक है, इसे बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, और एक होता है बीडीओ। बी और वी में अंतर समझिएगा। अगर वहाँ पे बी लगा है तो विकास खंड जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हो जाएगा, वहीं अगर वी लगा है तो विलेज डेवलपमेंट अफसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ज़रूर आप इसे सावधानी से समझ के चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMGSY, की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हमें वो वर्ष बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 25 दिसंबर 1999 को किया गया था, बी कह रहा है कि 25 दिसंबर 2000 को किया गया था, सी कह रहा है कि 15 अगस्त 2000 को किया गया था और डी कह रहा है कि 26 जनवरी 2000 को किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 25 दिसंबर 2000 हो जाएगा। चलिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मिशन शक्ति अभियान का 5वां संस्करण या 5वां चरण कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या अगस्त 2024 में, बी कह रहा है कि सितंबर 2024 में, सी कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में और डी कह रहा है कि नवंबर 2024 में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर 2024 में। राइट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी हो जाएगा। मिशन शक्ति का स्टार्ट कब हुआ था? तो अक्टूबर 2024 में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को 10 सेट इसमें दिया है, 10 सेट हम लोगों को कंप्लीट करना है। लगभग मैं आपको इस सेट के 30 वीडियो कंप्लीट करा दूंगा, 10 सेट, क्योंकि एक सेट के लगभग 3 वीडियो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। और सेशन को समाप्त करते करते किसी ने क्या खूब कहा है, कभी गौर किया, ठीक है, कि किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले लोग मर जाते थे, पहले लोग मर जाते थे, आत्मा भटकती थी। जैसे आप लोग अपने घर में या फिर गांव में सुने होंगे कि फलाने मर गए, उनकी आत्मा भटक रही है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले लोग मर जाते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा भटकती है, लोग मर जाते हैं, क्योंकि दुनिया में इतना विश्वासघात फैला हुआ है। ठीक है, और यह कलयुग इतना, अगर हम बात करें कि चरम सीमा पे है कि नहीं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस वक्त जैसे ये समय बीत रहा है ना, उस हिसाब से क्या है कि अब आत्मा मर जाती है लेकिन लोग भटक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतना विश्वासघात लोगों के साथ हो रहा है ना कि उनके साथ अब हम क्या ही बताएं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ हम लोगों का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।